वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं पी बाई क्यू सीरीज। जो ये पी बाई क्यू सीरीज होती है, ये आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप लोग तैयारी कर रहे हो एल टी टेट, एल टी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, नेट सेट, जीआरएफ इत्यादि के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होते हैं। तो ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखिएगा, जो हमने सीरीज चलाई है इसको भी फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि आगामी कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने के लिए बनेंगे ही बनेंगे। तो ध्यान से आप प्रश्नों को नोट भी करिएगा और वीडियो को भी देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आपने अवश्य करना है। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ इत्यादि का लाभ उठा सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक चीज़ें आपको बता देता हूँ। हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा इन नोट्स को परचेज करने के लिए, तो आप समय रहते इन्हें परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो ये नोट्स परचेज कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो हमारे नोट्स है, इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है और आगामी कोई भी परीक्षा हो, जैसे एल टी टेट, एल टी कमीशन, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट्स रहेंगे। कोई क्वेरी रहती है नोट्स को लेने के लिए, तो यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पर आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। फिर देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एल टी टेट की, तो एल टी टेट के लिए भी हमारे ऑनलाइन बैच बैठ रहे हैं। कोई भी अगर आप में से इंटरेस्टेड हो इन नोट्स एल टी टेट में जुड़ने के लिए, या फिर अगर एल टी कमीशन की तैयारी अगर आप में से कोई कर रहा है, तो आप इन बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी और आपका टेट क्लियर होने की अधिक से अधिक संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ। आज हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये करेंगे पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र। जो पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र है, ये आपके साथ साझा करेंगे। हाल ही में जो पीजीटी हिंदी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका ये प्रश्न पत्र है। आपको तिथि बता देता हूँ कब ये परीक्षा आयोजित की गई थी। तो जो पीजीटी हिंदी की स्क्रीनिंग टेस्ट हुई थी, ये 7/4/2024 को कंडक्ट किया गया था। 7/4/2024 जितनी भी पीजीटी की परीक्षा हुई थी, सबसे पहले हिंदी की ही परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड की जाती रहेगी। तो अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है जी। ये जो मैंने यहाँ पर आंसर लगाया है, इस पे आपने नहीं जाना है। जो आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा उस पे आपने फोकस करना है। ठीक है, ये जो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये ऑफिशियल आंसर की पर है। कोई भी मेरी तरफ से उत्तर नहीं गढ़े जा रहे हैं। जो भी बोर्ड के द्वारा अंतिम निर्णय माना गया है, वो आपके साथ साझा करूंगा यहाँ पर। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा किसे? नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में किसे रखा? तो पहले का सही विकल्प होगा कृति को। जो नई समीक्षा ने अपनी कृति अपनी अपनी नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में किसे रखा? कृति को रखा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, रस चर्चा के अंतर्गत नौवां रस है। रस चर्चा के अंतर्गत नौवां रस है, तो वो कौन सा रस है नौवां? दूसरे का बताइएगा। तो रस चर्चा के अंतर्गत नौवां रस है, ये शांत रस होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। हाँ, जो ये प्रश्न पत्र है आपकी नेट सेट और पीजीटी के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में अगर आप में से कोई हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ध्यान से आप इन सारे प्रश्नों को देखिएगा। बाकी नेट सेट, जेआरएफ, नेट सेट के लिए अपना जो अपना टेट है, जैसे एल टी टेट हो गया, एल टी कमीशन हो गया, वहाँ पर भी ये प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है 3।
इसमें क्या पूछा गया है, लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसलिए कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। इस समझाने में प्रमुख संकेत है। तो यहाँ पर जो समझाना शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो क्या यहाँ पर इसका भाव निकलता है? पहले तो ध्यान रखिए, जो घीसा कहानी है महादेवी वर्मा की कहानी, तो क्या रेखा चित्र संस्मरण जो है वो महादेवी वर्मा का है, उससे संबंधित ये पंक्तियां ली गई हैं। तो तीसरे का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। क्या है? पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद घीसा के पैदा होने के अपवाद का। क्या है? पिता की मृत्यु हो गई थी और घीसा 1 वर्ष बाद पैदा हो गया, ये कैसे संभव है? इसलिए इस तरह की जो उपेक्षा उसे सहन करनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है 4, दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो बताइएगा दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? चौथे का जो सही विकल्प होगा पहाड़, विकल्प बी, पहाड़ बी होगा सही। अगला है 5, किस विकल्प में दिए गए सभी कविता संग्रह केदारनाथ सिंह के हैं? तो पांचवे का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, सी सही विकल्प होगा। पहला है यहाँ से देखो, सृष्टि पर पहरा, तालस्ताय और साइकिल, अकाल में सारस, पांचवे का सी। अगला प्रश्न है 6, इसमें क्या पूछा गया है, बर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो बताना था दिए गए विकल्पों में से बर्तनी की दृष्टि से गलत कौन सा होगा। तो जो छठे का सही विकल्प स्वीकार किया गया है तो वो है विकल्प ए, श्राप, क्योंकि श्राप की जगह हम शाप का प्रयोग करते हैं, श्राप नहीं। बाकी अंतर ध्यान, अतिशयोक्ति, ज्योत्सना ये तो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी के अनुसार रामचंद्र के काज में जीतो शब्द सुनाई देता है, केवल किस लिए ये सुनाई देता है, ये बतलाना था यहाँ पर। तो जो ये शब्द सुनाई देता है ये इसलिए सुनाई देता है क्योंकि मन के प्रति जो जीतो, जो जीतो है किसके लिए, मन को जीतो, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जीतो शब्द। अगला प्रश्न है 8, लुंजाइनस की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन है। तो बताना था कि जो लंजाइनस की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा था। हम यहाँ पर पहले सारे कथन देख लेते हैं। पहला कथन है अलंकार स्वभावतः उदात्त के सहायक होते हैं, बिल्कुल सही। अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है, बिल्कुल सही। उदात्त विचारों के हेतु प्रतिभा और कलात्मक संयोजन है, ये भी सही। सी क्या है, काव्य में विषय वस्तु का ही महत्व है, बाहरी तत्वों का नहीं, तो ये गलत है। काव्य में विषय वस्तु का तो महत्व है, बाहरी तत्वों का नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 9, भर्तमुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में कितने भावत्व व्यापार की परिकल्पना की गई है? भर्तमुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में से किसने भावत्व व्यापार की परिकल्पना की है? 9वें का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, भट्टनायक के द्वारा। किसके द्वारा? भट्टनायक के द्वारा, विकल्प बी सही है यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 10, फूंक फूंक कर कदम रखना का सही अर्थ है, क्या अर्थ होगा इसका सही? तो फूंक फूंक कर कदम रखना इसका सही अर्थ होता है सोच समझकर काम करना, सोच समझकर काम करना, सी सही विकल्प। अगला है 11, असाध्य वीणा में सर्जना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है। असाध्य वीणा में सर्जना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है, तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो देखिए, पहला है अहम का त्याग और समर्पण की भावना, ये तो गौण नहीं, ये तो मूल थीम है।
प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का प्रत्यक्षण, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं होगा। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी होना, तो ये भी सही है। परंतु जो ताल, लय, छंद और स्वर पर असाधारण अधिकार, ये यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये गौण क्रम है। ठीक है, विकल्प सी सही होगा, गौण क्रम होंगे ये सी। अगला है 12। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु किस पत्रिका में प्रकाशित कहानियों को चुना? 12 का सही विकल्प हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न देखिए 13। कौन सा जीवन जीवनीकार युग्म सही है? कौन सा जीवन जीवनीकार युग्म सही होगा? तो 13 का जो सही विकल्प होगा विकल्प ए, कि जो कलम का मजदूर है ये मदन गोपाल की होगी। बाकी जो आवारा मसीहा है ये इनकी रचना विष्णु चंद्र घोष शर्मा की नहीं है। महाप्राण निराला ये भी नहीं है। अग्नि सेतु ये भी मिलान सही नहीं होगा। अगला प्रश्न 14। नए बने राज्यों में से हिंदी मातृभाषा वाला राज्य नहीं है। तो देखिए जो तेलंगाना है यहाँ पर हिंदी मातृभाषा नहीं है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड, ये छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर तो मातृभाषा के तौर पर हिंदी मानी जाती है। अगला प्रश्न 15। फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। तो बताइएगा फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? 15 का सही विकल्प हो जाएगा सी, जो गजानंद माधव मुक्तिबोध है ये फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। अगला जो प्रश्न देखिएगा 16। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना होगी? 16 का सही विकल्प होगा अमरकांत की। किसकी? अमरकांत की ये रचना हो जाएगी, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 17। अंधेर नगरी के किस विषय में असंगत कथन है? यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं, इनमें से एक असंगत कथन भी होगा, उसे भी देख लेते हैं। पहले सारे संगत कथनों को देख लेते हैं। प्रश्न है 17। इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही। इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता है, ये भी सही है। इसकी भाषा पर ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है, ये भी सही है। इसकी भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल पड़ती है, ये यहाँ पर असंगत हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 18। अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। तो 18 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, तत्समीकरण। तत्समीकरण ये अपभ्रंश की विशेषता नहीं है, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी परसर्ग प्रयोग, द्वितीकरण, व्यंजन लोप, ये तीनों ही अपभ्रंश की विशेषताएं होंगी। अगला प्रश्न है 19। पहिले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिरी तेह कै तोरिये जू निर्धार आधार दै बार मझार दई गही बहाना बोरिये जू घनानंद आपने चातिक को गुण बांधी ले मोहना छोड़िए जू रस प्याज के जिया बढ़ाई के आस विसास में यों विष घोरिए जू उक्त छंद के भावार्थ के संदर्भ में असंगत है। तो यहाँ पर जो असंगत कथन हो जाएगा तो वो देख लेते हैं। 19 में सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, चातक को फंदे में फसाओ तो फिर उसे मोह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। चातक को फंदे में फसाओ तो फिर उसे मोह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए, ये भावार्थ यहाँ पर असंगत हो जाएगा। बाकी जो संगत है वो देख लेते हैं। पहले प्रेम पूर्वक आप अपनाकर फिर रोष करके संबंध विच्छेद करना नहीं चाहिए। दूसरा जो संगत होगा, डूबते को सहारा देकर बचाओ तो फिर बाह पकड़कर नहीं डुबोना चाहिए। तीसरा जो सही होगा, जीने की आशा बांधकर इस विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। ए बी डी ये सही होंगे, सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है 20।
सखी संप्रदाय एक शाखा है, तो बताना है किसकी एक शाखा होगी सखी संप्रदाय। 20 का सही विकल्प बताइएगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 20 का, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सी, निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है सखी संप्रदाय। अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर नहीं थे। विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर नहीं थे, किसके पक्षधर नहीं थे? तो जो 21 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो है अभिजात वर्ग की भाषा के। किसके? अभिजात वर्ग की भाषा के। तो ए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। बाकी साधारण लोगों की भाषा के पक्षधर थे, स्वाभाविक मनोवेग वाली भाषा के पक्षधर थे, प्राचीन कवियों की भाषा के पक्षधर थे। प्रश्न संख्या 22, किस वाक्य में वर्तमान कालिक कृदंत के पुनरुक्त रूप से अतिशयता का प्रकाशन होता है? तो 22 का सही विकल्प होगा वह पढ़ते पढ़ते ऊब गया। विकल्प भी सही होगा यहाँ। अगला है उदय प्रकाश की कहानी है, तो बताना है दिए गए विकल्पों में से उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो जो 23 का सही विकल्प होगा 23 का डी, पीली छतरी वाली लड़की, ये उदय प्रकाश जी की कहानी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 24, मृत व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त शब्द है। जो मृत व्यक्ति होता है उसके लिए कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रयोग में नहीं लाना चाहिए? तो जो 24 का सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, पूर्ण प्रज्ञ। ये उचित शब्द नहीं है मृत व्यक्ति के लिए। बाकी कीर्तिशेष, दिवंगत, धराशाही, ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ये प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 25, अंधा युग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमशः खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र है। कौन सा वो पात्र होगा 25 में? तो वो है संजय। संजय इस उपन्यास का इस जो रचना का पात्र है। बाकी वृद्धयाचक, युत्सु, ये भी पात्र होंगे। भगवान श्री कृष्ण भी इस रचना के पात्र हैं। अंधा युग किसकी रचना है ये आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न 26, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, दोहे की प्रथम पंक्ति है। तो इस दोहे की जो प्रथम पंक्ति होगी 26 में, तो वो सही होगा विकल्प डी, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूप, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। ये विकल्प डी में सही हो जाएगा। किसकी रचना है शासन की बंदूक, ये भी आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। क्या आता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ये बताना है 27 में। तो जो 27 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास आता है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है 28, वापसी कहानी में रिटायर होकर उत्साह से घर वापस आए गजाधर बाबू चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं, क्योंकि 28 में जो सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका, इसलिए वो फिर से मिल में कार्य के लिए चले जाते हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29, हेरी मानंद को गुमानी महारे मनड़े बस्यो, गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्काए महारी और हंस्यो, पीताम्बर कट काछनी काछे रतन जटित माथे मुकुट कस्यो, मीरा के प्रभु गिरधार नागर निरख बदन महारो मनड़ो फंस्यो। उपयुक्त पद की व्याख्या करते समय ये कहना गलत होगा कि इसमें इसमें क्या क्या इसमें अनुभाव चित्रण है, लाक्षणिकता की प्रवृत्ति है, उपमा का चमत्कार है, या फिर बदन का अर्थ मुख है। तो जो 29 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी, इसमें उपमा का चमत्कार है, विकल्प सी। ये कहना गलत होगा, बाकी अनुभव चित्रण सही है।
लाक्षणिकता की प्रवृत्ति है, सही है। बदन का अर्थ मुख है, ये भी सही होगा। अगला प्रश्न 30, श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आत्मशक्ति और आत्म परिशोध की व्यंजना किस वाक्य में है? श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आत्मशक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना किस वाक्य में है? तो 30 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा का विकल्प ए। क्या है विकल्प ए में? मैं खड़े खड़े तुम्हारा काम करा दूंगा। ये कैसा है? एक तरह से देखिए आत्मशक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना है, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 31, ईदगाह कहानी में चित्रित वैषम्य की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो 31 में जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा है वो? तो वो हो जाएगा विकल्प बी। 31 में बी सही विकल्प हो जाएगा। इकतीस में जो सही विकल्प आपको बताया तो वो होगा विकल्प बी, सी नहीं बी। बी ऑफिशियल आंसर की में यही स्वीकार किया गया है, बी। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी, वैसे तो ये होना चाहिए था संगत। क्यों? नई पीढ़ी में आपकी हामिद आता है, पुरानी पीढ़ी में अमीना, परंतु बोर्ड के द्वारा ये स्वीकृत किया गया है। ये किस आधार पर किया गया है ये कह नहीं सकते, पर स्वीकृत किया गया है। जो ईदगाह कहानी है इसमें भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का उतना मुखर व्यंजना या फिर अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति की एक कम आधार पर इसकी अभिव्यंजना हुई है, मुखरता नहीं है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, हामिद और उसकी दादी। बाकी खैर बोर्ड ने ये स्वीकार कर लिया, ये भी मैंने आपको बताया। जो सही होना चाहिए तो वो भी आपको बता दिया। तो आप ये दो तथ्यों को याद रखिएगा। इसमें देखिए ग्रामीण जीवन शहरी जीवन मिलता है, बिल्कुल सही। धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है मिलती है, ये भी सही। बी और सी में से द्वंद्व है, परंतु बोर्ड ने जो मैंने आपको बता दिया ये स्वीकार किया गया है। अगला है 32, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और क्षुणित अनुभव करता है। निरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। निरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। उर्वशी में उपयुक्त कथन किसका है? पहले तो ध्यान रखिए ये कथन किसका होगा? उर्वशी काव्य संग्रह महाकाव्य का होगा। किसकी रचना है उर्वशी? दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की। और ये कथन किसका होगा उर्वशी महाकाव्य में? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 32 का, उर्वशी का ही ये कथन होगा। उर्वशी, उर्वशी, पुरूरवा, ओशिनरी, महामात्य ये इस रचना के पात्र होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 33, कवि पुष्पदंत का संबंध है। बताइएगा जो कवि पुष्पदंत है इनका संबंध किस साहित्य से होगा? 33 में सही विकल्प होगा विकल्प बी, जैन साहित्य से। अगला प्रश्न है सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक कौन है? सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक कौन होंगे? 34 में जो सही विकल्प होगा ब्रजनंदन सहाय। कौन? ब्रजनंदन सहाय। अगला प्रश्न देखिए 35, संरचनावाद की आधारशिला रखी किसने? जो संरचनावाद की आधारशिला रखी गई थी तो ये रखी गई थी आपकी फर्दिनैंड द सस्यूर ने। कई जगह फर्दिनाद द सस्यूर भी कहा जाता है, परंतु यहाँ इन्होंने फर्दिनैंड द सस्यूर रखा है। अगला है 36, आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का उद्देश्य है। तो बताइएगा आई.ए. रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या है? क्या ये आनंद प्राप्ति के लिए होता है, अतीन्द्रिय सौंदर्य की सृष्टि है, लोकोत्तर अनुभूति है, आवेगों की विश्रांति है?
तो 36 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा, आइए रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का उद्देश्य होता है आवेगों की विश्रांति। विकल्प डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 37, मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। अलका का यह संवाद है किसके प्रति? मैं राजभवनों से डरती हूँ क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास या कारावास भोगता है, जेल की सजा प्राप्त करता है। तो 37 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प बी, पर्वतेश्वर के प्रति ये व्यंग्य अलका करती है। अगला प्रश्न है 38, मल्लिका की टूटन के लिए, मल्लिका के भीतर की टूटन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला पात्र है। तो 38 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, निक्षेप। निक्षेप ये स्वीकृत करता है। बाकी देखिए जो आषाढ़ का एक दिन है ना, उससे ये प्रश्न लिया गया है, आषाढ़ के एक दिन से। इसमें कालिदास, विलोम, मातुल, निक्षेप ये सारे पात्र होंगे, मल्लिका भी, अंबिका भी। फिर देखिए जो विलोम मल्लिका का पति बन जाता है, शराबी होता है ये। कालिदास मल्लिका का प्रेमी होता है। अगला प्रश्न देखिए 39, कामायनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को वह लगती है कैसी? कामायनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को वह कैसी लगती है, ये बताना है यहाँ। तो जो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ, घन तिमिर में चपला की रेख। घन तिमिर में चपला की रेख। तो 39 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40, निम्नलिखित में से सबसे पहले हुए। तो क्रम के हिसाब से जो विकल्प दिए गए हैं इनमें जो सबसे पहले हुए वो बतलाना था यहाँ पर। तो 40 का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा दंडी। क्रम के हिसाब से सबसे पहले दंडी आएंगे, फिर उद्भट, रुद्रट, बावन अपने हिसाब से आएंगे, परंतु 40 का सही विकल्प होगा ए। 41, क्या पूछा गया इस प्रश्न में? तो प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, भारतेंदु ने यह पंक्ति किस कवि के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कही थी? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह पंक्ति किस कवि के प्रति आदर के लिए कही थी? तो 41 का जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा विकल्प 41 का, रसखान के प्रति ये कथन कहा गया था। इन मुसलमानन, या फिर कई जगह मुसलमान ही दिया जाता है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। सी, जो रसखान जी थे काफी महत्वपूर्ण कृष्ण भक्ति के तौर पर जाने वाले विद्वान या कवि माने जाते हैं। बहुत अच्छा काम इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर किया है और भाषा इनकी अधिकतर ब्रज ही रही। अगला प्रश्न है 42, इसमें क्या पूछा गया है? प्रकृतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो बताना है दिए गए विकल्प में से कौन सी प्रकृतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 42 का तो वो हो जाएगा 42 का डी, व्यक्तिवाद। जो व्यक्तिवाद है ये प्रकृतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 43, पूर्णसिंह का निबंध नहीं है। अध्यापक पूर्णसिंह या फिर सरदार पूर्णसिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनकी रचना देखिए, आचरण की सभ्यता इनकी रचना है, मजदूरी और प्रेम इनकी रचना है, सच्ची वीरता इनकी रचना है, परंतु जो कछुआ धर्म है ये इनकी रचना नहीं है। ये सारे निबंध विधा की रचनाएं होंगी। कछुआ धर्म किसकी रचना हो जाएगी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है 44, इसमें क्या पूछा गया है? वह काव्यानुशीलन करता व्यक्ति जिसमें रसानुभूति की क्षमता है के लिए अभिनव गुप्त ने किस शब्द का प्रयोग किया है? वह काव्यानुशीलन करता व्यक्ति जिसमें रसानुभूति की क्षमता है के लिए अभिनव गुप्त ने किस शब्द का प्रयोग किया है?
तो 44 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, सहृदय। अगर आपको ज्यादा प्रश्न ये नहीं आता था तो इतना सा आपको याद रखना था कि जो अभिनव गुप्त है ये सहृदय को रसानुभूति के अंतर्गत स्वीकार करते थे, तो सी यहाँ सही हो जाता। ये जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 45, निम्नलिखित में से नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं है, तो वो बताना था। तो सही विकल्प हो जाएगा 45 का गुण महिमा। 45 का गुण महिमा बी, ये नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। कीर्तन, पाद सेवन, स्मरण, ये जो नवधा भक्ति के अंतर्गत आता है। आपको थोड़े से और भी तथ्य बता देता हूँ नवधा भक्ति से संबंधित, क्योंकि आगे किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नवधा भक्ति इत्यादि से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये तथ्य नोट करके रखने हैं, ठीक है। नवधा भक्ति जो होती है इससे सीधे ही आपको पता चल रहा है नवधा से क्या मतलब है। 9 प्रकार की भक्ति, भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं इसमें। पहली है श्रवण, पहली श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी स्मरण, चौथी पाद सेवन, पांचवी अर्चन, छठी बंधन, सातवीं दास्य, आठवीं सख्य, नौवीं आत्मनिवेदन। एक बार फिर से आपको रिपीट करूंगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये आपकी होंगी, ठीक है, नवधा भक्ति के अंतर्गत। नवधा भक्ति का जिक्र धर्म ग्रंथों में मिलता है, इसका जिक्र 2 युगों में मिलता है मुख्यतः, ठीक है। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था, एक यहाँ पर सतयुग में, दूसरा है त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने माँ शबरी से नवधा भक्ति के बारे में भी कहा था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ये तथ्य पूछे जाएंगे तो आप अवश्य इनका जिक्र करना, आपको लाभ मिलेगा इनसे। एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ तो इनको अपनी कॉपी पे भी आप नोट करते रहिएगा। फिर प्रश्न है यहाँ पर 46, इसमें क्या पूछा गया 46 में, कृति कृतिकार की दृष्टि से असंगत युग्म है, ठीक है। असंगत युग्म कौन सा है वो यहाँ पर बताना था 46 में। देखिए, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी का है, बिल्कुल सही। गालिब छोटी शराब रविंद्र कालिया की रचना है, बिल्कुल सही। तुम्हारा परसाई कांति कुमार जैन की रचना है, बिल्कुल सही। याद हो कि ना याद हो हरिशंकर परसाई की ये रचना बताई गई है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा विकल्प डी, कि जो ये सही नहीं होगा, ठीक है। हरिशंकर परसाई की ये रचना नहीं होगी। अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि याद हो या ना हो ये किसकी रचना होगी, तो सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प काशीनाथ सिंह। किसकी रचना है ये, काशीनाथ सिंह की, याद हो कि ना हो। असंगत हो जाएगा डी, याद हो के ना याद हो कि ना याद हो ये हरिशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये काशीनाथ सिंह की रचना मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 47, इसमें क्या पूछा गया है, विमर्शों के केंद्र में आग्रह है, विमर्शों के केंद्र में किसका आग्रह है। विमर्शों के केंद्र में जो आग्रह है वो है विकल्प ए, स्वानुभूति का।
अगला है प्राकृत और उनके केंद्र का कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर प्राकृत भाषा भी दी गई है और उनके केंद्र भी दिए गए हैं, तो उनका हमने यहाँ पर सही युग्म बताना है। तो जो 48 में सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो पैशाची है ये कहाँ पर प्रचलित है, सिंध में। बाकी शौरसेनी कौशल अर्धमागधी विदर्भ महाराष्ट्र मगध ये सही रूप नहीं होगा। 48 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है रस सिंगार मंजनू किए कंजनू भंजनू दैन अंजनू रंजनू हूं बिना खंजनू गंजनू नैन। उपयुक्त दोहे में नेत्रों के संदर्भ में खंजन पक्षी का उल्लेख है। किस संदर्भ में ये उल्लेख होगा खंजन पक्षी का। तो जो 49 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। नेत्रों के वर्ण और चंचलता को व्यक्त करने के लिए खंजन पक्षी का उल्लेख किया गया है, तो सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए देशभक्ति और राजभक्ति का योग मिलता है, नए नए विमर्शों की ओर उन्मुखता मिलता है, परंपरागत भाषा एवं छंदों का उपयोग मिलता है, खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार ये उतना नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकतर ये ब्रज भाषा में ही काव्य रचना करते थे। तो बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 51। दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखा लय संग बासर गत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग। को व्यापक पूर्ण अविनाशी को विधि वेद अपार सुर वृथा बकवाद करत हों या ब्रजनंद कुमार उपयुक्त काव्य पंक्तियों में प्रमुख रूप से है। क्या वर्णन आपको उपयुक्त काव्य पंक्तियों से मिलती है, क्या वर्णन मिलता है। तो जो वर्णन यहाँ पर मिलता है अनन्यता का वर्णन मिलता है। ठीक है, डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिएगा 52। इसमें क्या पूछा गया है। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। हरिवंश राय बच्चन की इस काव्य पंक्ति में अर्थ संकेत है, किस तरफ अर्थ संकेत है। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। तो यहाँ पर जो आपको अर्थ संकेत मिलता है तो वो मिलता है नैतिक रूढ़ियों के अस्वीकार का। ठीक है, ये यहाँ पर वर्णन मिलता है। अगला है 53। क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी रचनाएं एक ही कवि की हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कुछ एक इस तरह से रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं जो अलग अलग कवियों की हैं, परंतु एक ऐसा विकल्प भी है जिसमें एक ही कवि की रचनाएं दी गई हैं। उस विकल्प का यहाँ पर हमने चयन करना है। तो जो 53 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। यह द्वीप अकेला नदी के द्वीप चक्रांतशिला कलगी बाजरे की। यह द्वीप अकेला नदी के द्वीप चक्रांतशिला कलगी बाजरे की, ये सारी रचनाएं एक ही रचनाकार की होंगी और किसकी होंगी, अज्ञे की। अज्ञे, अज्ञे का पूरा नाम बताइएगा आप लोग क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा 54। भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से असंगत कथन है। भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से असंगत कथन कौन सा होगा। तो जो 54 में सही विकल्प हो जाएगा, पहले संगत देख लेते हैं। भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से संगत कथन कौन कौन से है। ब्रज में औकारांतता की प्रवृत्ति मिलती है, बिल्कुल सही। अवधि में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं। अवधि में संज्ञा के कितने रूप मिलते हैं, 3, बिल्कुल सही। अवधि में भविष्यत काल की सहायक क्रिया के लिए होबहु होबहु आदि प्रचलित है। ये किसके लिए प्रचलित हैं, ये सहायक क्रियाएं भविष्यत काल की, तो ये भी सही होगा। परंतु जो विकल्प बी है, ब्रज में भूतकाल के रूप में भा भई भयऊ आदि भ वाले शब्द प्रचलित हैं। तो जो 54 का सही जो विकल्प होगा, मतलब असंगत कथन होगा, तो वो होगा विकल्प बी। अगला है 55। निजता के अतीव आग्रह के कवि हैं।
निजता के अतीव आग्रह कवि हैं। तो 55 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा अज्ञेय। निजता के अतीव आग्रह के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न देखिए 56, मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। रोटी और संसद के उपयुक्त काव्यांश में अंतिम पंक्ति में व्यंजना है। ये देखिए रोटी और संसद जो कविता है उससे ये पंक्तियां ली गई है। इसमें जो मेरे देश की संसद मौन है जो अंतिम पंक्ति है, इसमें क्या व्यंजना व्यक्त की गई है ये बताना है। तो 56 का जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा विकल्प, यह प्रश्न कार्यसूची में नहीं है, ये वाला 56 का सही विकल्प हो जाएगा सी, 56 का सी। अगला प्रश्न है 57, अन्य सभी गुणों का अंतर्भाव किया गया है। अन्य सभी गुणों का अंतर्भाव किया गया है तो बताना है क्या क्या किस तरह से, विकल्पों के अनुसार 57 का। तो देखिएगा माधुर्य, प्रसाद और ओज में अन्य सभी गुणों का जो अंतर्भाव किया गया है 3 गुणों के अंतर्गत। आपको पता है वैसे तो गुणों की संख्या अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग स्वीकार की गई, परंतु जो 3 गुण थे ये सर्वमत के द्वारा स्वीकार किए गए थे। सर्वमत इसी तरफ था कि जो माधुर्य, प्रसाद और ओज ये 3 ही गुण स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए सही विकल्प 57 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, ठीक है। इस प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड के द्वारा इसे गलत ठहराया गया था और इसे डिलीट कर दिया गया था, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ी सी चीजें आपको बता देता हूँ। शिव शंभू के चिट्ठे जो है इसके अंतर्गत आता है। व्यास राय का कर्तव्य, ठीक है, ये शीर्षक आता है इसके अंतर्गत। शिव शंभू की चिट्ठी किसकी रचना हो जाएगी, बालमुकुंद गुप्त की। इसमें भारतीयों का जिक्र मिलता है, जो अंग्रेजों का जो कुछ कार्य भारत में किए गए थे उनकी आलोचना बालमुकुंद गुप्त के द्वारा की गई थी इत्यादि का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो 1905 के पश्चात ये प्रकाशित होता है। कई तरह के यहाँ पर आपको आलोचनाएं, मतलब जो व्यंग्यात्मक आलोचनाएं बालमुकुंद गुप्त के द्वारा अंग्रेजों के प्रति की गई थी वो यहाँ पर वर्णित है। प्रश्न डिलीट किया गया है इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 59, नैन चुबही जस महबट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सरस चीरू। टप टप बूंद परही अस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। नागमती वियोग खंड से उद्धृत उपयुक्त पंक्तियों में किस महीने का वर्णन है। नागमती वियोग खंड का ये पंक्तियां होंगी, इसमें किस महीने का वर्णन किया गया है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो 59 का सही जो विकल्प हो जाएगा तो जो वो हो जाएगा 59 का माघ महीने का वर्णन है यहाँ पर, माघ, 59 का डी। अगला है रोज कहानी में डैश बज गए की आवृत्ति में है। रोज कहानी में डैश बज गए की आवृत्ति में है, क्या है। तो ये होगी एक रसता, एक रस्ता का भाव। रोज कहानी में डैश बज गए की आवृत्ति में है एक रस्ता का अभाव, एक रस्ता का भाव, डी सही। रोज कहानी किसकी है, अज्ञेय की। अगला प्रश्न है 61, इसमें क्या पूछा गया है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उपयुक्त व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, 61 का क्या सही होगा यहाँ पर। तो 61 का विकल्प सी, 351 में। अगला प्रश्न है 62, काव्य की आत्मा के विषय में सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन किया किसने। काव्य की आत्मा के विषय में सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन जो किया गया था तो वो किया गया था आपका
बामन के द्वारा। काव्य की आत्मा बामन के द्वारा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की गई थी। 62 का ए होगा। अगला प्रश्न देखिए 63 इसमें क्या पूछा गया है। कविता क्या है निबंध में रामचंद्र शुक्ल के कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत कथन है। कविता क्या है निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। इसमें शुक्ल के कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत कथन है। असंगत की बात की गई है यहाँ पर, संगत की नहीं, असंगत की। तो 63 में जो असंगत हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका पहले संगत देख लेते हैं फिर असंगत देख लेंगे। कविता स्वार्थ बंधनों से ऊपर उठाकर कविता स्वार्थ बंधनों से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। सही है, ये बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। फिर है हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के आवरण चढ़ने पर कविता की आवश्यकता कम हो जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये वाला कथन यहाँ पर संगत हो जाएगा। बाकी है अगला, कविता भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार कर देती है। ये भी सही है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी के विधान को काव्य कहते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा अर्थात असंगत हो जाएगा, विकल्प बी होगा असंगत। अगला प्रश्न देखिएगा 64, अशोक घोष की रचना पर आधारित नाटक है। कौन सा नाटक अशोक घोष की रचना पर आधारित होगा? 64 का सही विकल्प बताना है। तो 64 का सही विकल्प होगा लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस ये अशोक घोष की रचना पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे किसकी रचनाएं हैं? ये सारी की सारी मोहन राकेश की, और ये नाटक विधा की रचना होंगी। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में मनुष्य को पशु से भिन्न करने वाले गुण बताए गए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध विधा की रचना है। इस निबंध में मनुष्य को पशु से भिन्न करने वाले गुण बताए गए हैं। तो वो कौन से गुण हैं जो मनुष्य को अलग करते हैं पशु से? तो 65 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, संयम, त्याग, श्रद्धा, संवेदना। संयम, त्याग, श्रद्धा, संवेदना, ये जो 4 गुण हैं ये मनुष्य को पशु से अलग होने के गुण बतलाते हैं। क्योंकि जब तक संयम, त्याग, श्रद्धा और संवेदना मनुष्य में नहीं होगी तो वो नीरा पशु का पशु ही कहलाया जाएगा। ये कुछ चीजें होती हैं जो मनुष्य में अधिक होती हैं पशुओं के मुकाबले, परंतु वर्तमान समय में स्थिति कुछ उल्टी होती जा रही है। हम सब में संयम, त्याग, श्रद्धा, संवेदना कम होती जा रही है, आपको पता ही है ये चीजें। तो ये चीजें क्यों कह रहा हूँ, देखिए कुछ दिनों पहले की वीडियो है। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें कुछ स्वयं सेवक होते हैं, कुछ एक ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं। यूट्यूबर्स शायद नहीं भी हो सकते हैं, किसी और ने वीडियो बनाई होगी। वहां पर मैंने देखा बहुत सी जो गाय होती है तो उन्हें लोगों के द्वारा उनके पांव बांधकर रस्सी से पांव बांधे गए थे और उन्हें नदियों में फेंका गया था। उनकी पूरी बॉडी खराब हो गई थी परंतु वो जीवित थी, सांस ले रही थी। देखिए किस कदर उनको तड़पाया गया था, किस कदर उन्हें टॉर्चर किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें देखकर रूह हिल जाती है, आत्मा हिल जाती है कि मनुष्य इतनी घृणित हरकत भी कर सकते हैं। पशुओं के साथ तो क्या, मनुष्य के साथ भी इतनी घृणित हरकतें करते हैं कि क्या ही कहें। ठीक है, बेंगलुरु का केस आपने आजकल सुना ही होगा, कितना लज्जित और घृणित कार्य है। मानवता अब नहीं रही है, बिल्कुल सही कहा गया है जिसने भी कहा है, मानवता खत्म होती जा रही है। परंतु जो एग्जाम विवेचना की फैमिली है, एग्जाम विवेचना का परिवार है, आप सभी से आग्रह करूंगा मानवता को बनाए रखें। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ अलग नहीं देखना है, कोई धर्म विशेष नहीं देखना है, मानवता को पहले महत्व देना है। ठीक है, बाकी जहाँ पर गलत है कोई तो गलत के लिए गलत बोलना है, वहां पर आपने अपना मन नहीं मारना है, चाहे गलत कोई भी क्यों ना करे। गलत है तो गलत है, परंतु ये भी ध्यान रखना है मानवता सबसे पहले है, क्योंकि मानव धर्म ही हमें पशु धर्म से अलग करता है। ठीक है, मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
चलिए खैर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। 66 आकाशदीप कहानी में बुधगुप्त के विवाह प्रस्ताव के ठुकराने और उसके साथ भारत वापस न जाने की पृष्ठभूमि में चंपा के मन में चलने वाला द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है वो बताना है। प्रेम और वितृष्णा का, प्रेम और लोकहित का, प्रेम और स्वातंत्र्य का, प्रेम और सदाचार का। तो सही जो विकल्प होगा 66 का तो वो हो जाएगा विकल्प ए, प्रेम और वितृष्णा का। क्यों? देखिए एक तरह से उसे प्रेम भी था और उसके पिता की मृत्यु का कारण जो बना था उसका प्रेमी ही बना था, इसलिए वितृष्णा भी उसे हो जाती है। इसलिए 66 का ए सही विकल्प होगा। आकाशदीप कहानी किसकी है? विकल्प आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है 67 एक अचंभा देखा रे भाई, ठाटा सिंह चराबे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। उपयुक्त काव्यांश है, क्या है ये? कभी आपने अगर सिद्ध साहित्य पढ़ा हो, कबीर की वाणियां पढ़ी हो, तो वहां पर ये चीजें, नाथों में भी ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। क्या कहा जाता है? इन्हें उल्टबासी कहा जाता है। उल्टबासी अर्थात उल्टी पंक्तियां होती हैं ये। जैसे कि एक अचंबा देखे रे भाई, ठाटा सिंह चरावे गाय। जो सिंह क्या कर रहा है? गाय को चरा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, परंतु उल्टबासियों में ये चीजें वर्णित है। पहले पुत्र पीछे भई माई, अच्छा पहले पुत्र आया उसके बाद माई आई। पॉसिबल है ये? नहीं, परंतु उल्टबासियों में ये कही जाती हैं। चेला के गुरु लागे पाई, ये हो भी सकता है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि गुरु के जो चेले के गुरु पांव लग जाते हैं, परंतु ये जो नहीं होती है, वास्तव में ये चीजें नहीं होती हैं। इसलिए कबीर इत्यादि के द्वारा ये उल्टबासियां कही गई हैं, तो ध्यान रखना है। अगला है 68 अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 68 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन था भक्ति काल के संबंध में। एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा, आपने बताना है भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? कमेंट अवश्य करिएगा। अगला है 69 पापा ने कहा कि मम्मी बाजार गई हैं और दीदी कहती हैं कि वे सिनेमा गई हैं। उपयुक्त कथन में उपवाक्य हैं, तो बताने हैं कितने उपवाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो 69 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 4। कैसे? पापा ने कहा कि मम्मी बाजार गई हैं और दीदी कहती हैं कि वे सिनेमा गई हैं। इस प्रकार से 4 उपवाक्य यहाँ पर निर्मित होते हैं। अगला है 70 पत्नी कहानी की सुनंदा चाहती है। जो पत्नी कहानी है इसमें सुनंदा क्या चाहती है वो यहाँ पर बताना था। तो 70 का जो सही विकल्प होगा 70 का तो वो होगा पति के साथ भागीदारी। पति के साथ भागीदारी चाहती है सुनंदा, 70 का बी। अगला है 71 प्रिय ने कहा था प्रिय पहले ही फूला यह, भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की। साकेत की उपयुक्त काव्य पंक्तियों में किसके फूलने की बात की गई है? तो 71 का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा अशोक के फूल की फूलने की बात यहाँ पर की गई है, 71 का डी। प्रिय, प्रिय ने कहा था प्रिय पहले ही फूला यह, भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाघात की। अगला प्रश्न है 72 इसमें क्या पूछा गया है? ब्रह्म राक्षस कविता में नरेटर ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य क्यों होना चाहता है? ब्रह्म राक्षस कविता में नरेटर ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य क्यों होना चाहता है? तो 72 में यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प उसके अधूरे कार्य को संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचाने के लिए, बी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 73 इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित पुस्तक लेखक युग्मों में से सही नहीं है। कौन सा यहाँ पर युग्म सही नहीं होगा तो वो बताना है 73 में।
तो 73 में जो सही नहीं होगा तो वो होगा विकल्प डी। जो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र है ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना नहीं होगी। बाकी रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की रचना है। नवरस गुलाब राय की रचना है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना होगी। कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो जो निर्मला जैन है ये होंगे इसके रचनाकार। निर्मला जैन इसके रचनाकार होंगे ये। अगला प्रश्न देखिए 74। अष्टयाम सेवा में याम से तात्पर्य है। अष्टयाम सेवा में याम से तात्पर्य है। अष्ट याम, अष्ट याम अगर आप शब्दों को तोड़ते हो तो भी प्रश्न निकल पड़ते हैं। देखिए क्या है, अष्ट याम, 8 याम। याम क्या हो सकते हैं? अष्टयाम सेवा भी कहा जाता है। तो अष्टयाम होते हैं प्रहर। देखिए प्रहर चक्र सिद्धि अंग, ये तो होगा नहीं, प्रहर होता है तो ये होगा विकल्प ए प्रहर। शब्दों को तोड़ोगे तो उत्तर अपने आप निकल जाते हैं। प्रश्न है 75। सरोज स्मृति में उपमेय उपमान के संदर्भ में गलत युग्म है। तो 75 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए तुर्ण चरण, ये होगा उपमेय उपमान के संदर्भ में गलत युग्म। बाकी मृत्यु तरणी, जीवन सिंधु, स्वार्थ समर ये होंगे तीनों सही। अगला प्रश्न देखिए 76। बीन बिहू में डैश गीत के संदर्भ में कौन सा समुच्चय असंगत होगा? तो 76 में जो असंगत होगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी मधुपुर फूल। मधुपुर फूल विकल्प सी ये असंगत हो जाएगा। बाकी चातक नयन जलद सही है। दीपक प्राण शलभ सही है। छहा दूर तन ये सही है। अगला है 77। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश से बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो जो 77 में सही विकल्प होगा कि किसका ये कथन है तो वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं तो कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो डी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 78। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। क्या है इसका दूसरा नाम? तो 78 में सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प सी उदय भान चरित। उदय भान चरित सी।
साहित्य के इतिहास का प्रत्येक युग स्पष्ट साहित्यिक आदर्शों की प्रधानता से अभिज्ञात होगा। साहित्यिक युग न्यायशास्त्रीय वर्ग के समान नहीं होता। कोई साहित्यिक कृति ऐसे किसी वर्ग का दृष्टांत ना होकर वह अंश है जो दूसरी कृतियों के साथ साथ योग की धारणा का आधार बनती है। उपयुक्त कथन है। किसका होगा ये कथन 79 में? तो 79 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, नलिन विलोचन शर्मा का ये कथन होगा। नलिन विलोचन शर्मा का। अगला है अकहानी के लेखक हैं, तो बताइएगा अकहानी के लेखक कौन होंगे दिए गए विकल्पों में से। 80 का सही हो जाएगा ए, गंगा प्रसाद विमल। कहानी के लेखक होंगे गंगा प्रसाद विमल, ए सही विकल्प। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हिंदी के थे 80 क्वेश्चन। आगे यहाँ पर जो आपके जो बीएड पोर्शन में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था या फिर कोई अन्य आपके थे रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन इत्यादि, आईसीटी इत्यादि, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अब पूछे गए हैं। जिसने हिंदी साहित्य देखना तो वो यहाँ तक देख सकता था। इसके पश्चात आगे हम करवाएंगे अब यहाँ पर ये बीएड पोर्शन, जो हमने बीएड में चीजें पढ़ी थी वो यहाँ पर है 81। 81 में क्या पूछा गया है प्रश्न? यहाँ पर पूछा गया है जैन ज्ञान मीमांसा ज्ञान के 5 चरणीय पदानुक्रम पर विचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के विभिन्न स्तरों का उचित क्रम है? तो यहाँ पर देखिए सी सही विकल्प हो जाएगा। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्यव, कैबल्य, ये होंगे जैन ज्ञान मीमांसा ज्ञान के 5 चरणीय पदानुक्रम। याद रखिए, आपको भविष्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है 82। इसमें क्या पूछा गया है? 82 में आपसे पूछा गया है ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है। किसके सिद्धांतों से संबंधित है? ज्ञान। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान सिद्धांतों से संबंधित है। सी यहाँ पर सही होगा 82 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अवश्य वीडियो को लाइक करिएगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है 83। इसमें क्या पूछा गया है यहाँ पर 83 में? तो यहाँ पर पूछा गया है यह किसने कहा शिक्षा मनुष्य निर्माण है? यह वह है जिससे चरित्र बनता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? विवेकानंद जी के द्वारा। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 84। 84 में क्या पूछा गया है? 84 में पूछा गया है बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सत्य है? बौद्ध दर्शन के अनुसार ये बातें की जा रही हैं। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो पहली बात हम देख लेते हैं, माया सभी परेशानियों का मूल कारण है। बौद्ध दर्शन में क्या माना गया है? माया सभी परेशानियों का मूल है। तो बौद्ध दर्शन में ऐसा नहीं स्वीकार किया गया है, तो यह संगत होगा। फिर है दुख ही सभी कष्टों का मूल कारण है, बिल्कुल सत्य, ये स्वीकार किया गया है। अगला है जन्म और मृत्यु क्लेश का कारण है, बिल्कुल सही। अगला है सांसारिक कार्यों में उलझना ही सभी परेशानियों का कारण है। हाँ, ये भी स्वीकार करते हैं बौद्ध धर्म वाले। तो इसलिए यहाँ पर 2, 3, 4 कहाँ है? 2, 3, 4 है विकल्प डी में, ये सही होंगे 2, 3, 4। अगला प्रश्न है 85। 85 को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही कारण बताता है? कौन सा संयोजन शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही कारण बताता है? दर्शन शास्त्र सबसे पुराना अनुशासन है? नहीं, ये तो नहीं है। दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में मदद करता है? बिल्कुल सही। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये भी सही है। दर्शन भावी पुरुषों के बेहतर व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है? नहीं, ये भी असंगत होगा। शैक्षिक अवधारणाओं का दार्शनिक विश्लेषण तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है? ये भी सही होगा। इसलिए बी सी ई कहाँ है? ये संगत होगा। बी सी ई है विकल्प बी में, तो बी होगा सही विकल्प यहाँ पर हमारा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है? तो ये होगा मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत है। अगला है, गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो जो गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है तो वो है मनुष्य की उन्नति। सी सही विकल्प। 88 में क्या पूछा गया है? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो 88 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, कोठारी आयोग द्वारा। किसके द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा। सी सही विकल्प। अगला है 89, इसमें क्या पूछा गया है? एटी नाइन में आपसे पूछा गया है प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा संयोजन भारत में शिक्षा की प्रगति को धीमा कर देता है? तो जो सही जो यहाँ पर होगा तो वो होगा शैक्षिक ऋण पर उच्च ब्याज दरें। ये तो संगत नहीं होगा। क्षेत्रवाद सही है। फिर जो सही होगा क्षेत्रवाद के पश्चात शहरी जीवन शैली, नहीं ये तो नहीं होगा। जातीयता, हाँ ये भी है, जातीयता भी है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम जोर, ये भी सही है। और स्कूलों में आईसीटी संसाधनों की कमी, ये भी होगा। इसलिए जो सही विकल्प होगा विकल्प डी, 2, 4, 5 और 6। अगला प्रश्न है 90। 90 में क्या पूछा गया है? तो 90 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो 90 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ने का सिद्धांत। अगला है 91, आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब अपने पाठतब में थे। यह सृजनात्मक प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आएगा? 91 का हो जाएगा सही विकल्प। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब वह अपने बाथटब में थे। यह सृजनात्मक प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आएगा? तो 91 का होगा रोशनी या इल्यूमिनेशन, सी। अगला है 92, प्रकार्यवाद के प्रेरणता है कौन? तो जो प्रकार्यवाद के प्रेरणता थे तो ये थे विलियम जेम्स बी। अगला है 93, स्थिर शिक्षण के लिए सीखने के संचालक
कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम कौन सा है? तो 93 का सही विकल्प होगा सी, परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण। अगला है 94। इसमें क्या पूछा गया है? हल के पुनर्बलन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे हस्तक्षेपकर्ता के चर के रूप में प्रतिपादित किया गया था? 94 का हो जाएगा उत्तेजक क्षमता, डी। अगला है 95। रोरशा इंक ब्लास्ट टेस्ट में शामिल हैं। रोरशा इंक ब्लास्ट टेस्ट, इसमें क्या शामिल है? तो 95 का जो सही विकल्प होगा 10 काले और 10 सफेद कार्ड। अगला प्रश्न 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा तंत्र नहीं है? तो यहाँ पर 96 का हो जाएगा एसोसिएशन। जो एसोसिएशन है ये एक रक्षा तंत्र नहीं है। बाकी प्रतिगमन, मुआवजा, उर्ध्वपातन, ये तीनों होंगे रक्षा तंत्र। अगला है 97। 97 में क्या पूछा गया है? शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम सहायता के लिए प्रदान किया गया है। क्या सहायता के लिए प्रदान किया जाता है? 97 का सही हो जाएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षक के सहायता हेतु। अगला है 98। भारत में स्कूली शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सीधे तौर पर जिम्मेदार है? तो जो 98 का सही विकल्प होगा तो वो होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका। अगला है 99। सर्व शिक्षा अभियान अर्थात एसएसए। एसएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्व शिक्षा अभियान ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? तो जो सर्व शिक्षा अभियान ने अपनाया तो वो अपनाया शून्य अस्वीकृति नीति को। शून्य अस्वीकृति नीति। अगला प्रश्न है 100। इसमें क्या पूछा गया है? 100 में पूछा गया है आपसे नेक द्वारा निम्नलिखित में से किसे संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता के लिए प्रदर्शन संकेतक के रूप में परिभाषित किया गया है? पाठ्यचर्या संबंधी पहलू नहीं, ये नहीं है। अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, हाँ जी ये है। शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, हाँ जी ये भी है। छात्र संघ के सदस्यों का चुनाव और उनकी रुचि, ये नहीं है। संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं, ये भी है। तो इस प्रकार से BCE कहाँ पर है? विकल्प सी में है BCE। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी। तो देखिए फिर दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पत्र था। मुझे पूर्ण आशा है कि ये सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा हेतु के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, पीजीटी हिंदी के लिए मार्गदर्शन होगा ये प्रश्न पत्र पूरा पथ प्रदर्शन तैयार करेगा। ये पूरा मार्ग दिखाएगा आपको आगामी परीक्षा हेतु। बाकी जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी मदद यहाँ से होने वाली है हिंदी वाले पोर्शन से। ठीक है, बीआर जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पर भी थोड़े से क्वेश्चन ये रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप इन्हें भी ध्यान से देख सकते हो। तो बाकी देखिए वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से जाते जाते कहूँगा हमारी टीम के द्वारा LT टेट LT कमीशन के लिए कोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आपके नियर डियर कोई भी है जो तैयारी करना चाहता है तो हमारे कोर्स में एनरोल हो सकता है। जुड़ने के लिए यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7650017294, इस पर व्हाट्सएप करिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये देखिए हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं हमारी टीम द्वारा जो तैयार किए गए हैं। 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। हार्ड कॉपी नोट्स के तौर पर ये आपको अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप करिए, आपके घर में पहुँच जाएंगे ये नोट्स। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।